हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास है, इसकी जो सीरीज चल रही थी, इसमें आज हमारा जो अगला सेशन होगा वो हम गोरखा शासन पढ़ रहे थे। तो गोरखा शासन के टाइम पर जो जो चीज़ें हुई थी वो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे गोरखा शासन के समय जो भी टैक्सेस लगते थे, कर लगते थे, उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए, गोरखा शासन के समय 25 प्रकार के कर लगाए करते थे। ठीक है, आपने 36 रकम 32 कलम चंदू में पढ़ा होगा। ठीक है, 36 रकम 32 कलम चंदू में पढ़ा होगा। वैसे इन्होंने भी 25 टैक्सेस लगाए थे, जिनमें से कौन कौन से टैक्सेस थे उनके बारे में देखेंगे। तो इनका जो पहला टैक्स था, पहला कर था, वो था कुसही कर। ठीक है, जो ब्राह्मण कृषक होते थे उनसे लिया जाता था, जो ब्राह्मण कृषक हुआ करते थे उनसे लिया जाता था कुसही नामक कर। फिर इसके बाद आता था सोनिया फागुन। ठीक है, जो सोनिया फागुन होता था वो गोरखों के उत्सवों का खर्च होता था। ठीक है, जब भी गोरखा लोग कोई भी उत्सव मनाया करते थे तो उस टाइम पर ये टैक्स वसूला करते थे, जिसको सोनिया फागुन कहा जाता था। इसके बाद है पगड़ी या पगड़ी कर। अब ये पगड़ी और पगड़ी कर क्या हुआ करता था, ये जमीन या जायदाद के हस्तांतरण के लिए एक मुश्त देना है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति अपने ज़मीन या जायदाद को हस्तांतरण करता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, तो उसके लिए एक मुश्त देना पड़ता था गोरखाओं को। ठीक है, तो इस कर को कहते थे पगड़ी या पगड़ी कर। फिर अगला है पुगाड़ी कर। ठीक है, पुगाड़ी कर क्या होता था, ये होता था बेसिकली भूमि से रिलेटेड। तो भूमि कर के लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी, इसी से सैनिकों का वेतन मिलता था। पुगाड़ी कर होता था भूमि कर, जो सभी जितने भी जमींदार हैं, भूमि के मालिक हैं, उनसे वसूला जाता था भूमि कर। और जो लगभग वसूलने के पश्चात कितना होता था, 1.5 लाख के आसपास होता था। ठीक है, 1,50,000 के आसपास होता था। और इसी से ही वो क्या करते थे, गोरखा लोग अपने सैनिकों का वेतन निर्धारित करते थे। फिर नेक्स्ट जो कर था ये था टीका भेंट कर। अब टीका भेंट कर क्या होता था, शादी व विवाह के समय लिया जाने वाला। जब शादी और विवाह होता था किसी का तो उनसे लिया जाने वाला कर था टीका भेंट कर। ठीक है, फिर इसके बाद है मांगा कर। मांगा कर क्या होता था, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। ठीक है, ये जो मांगा कर है ये आपने चंदू में भी पढ़ा होगा। तो ये जो कर होता था, ये प्रत्येक जितने भी नौजवान थे उनसे 1-1 रुपये के रूप में लिया जाने वाला कर होता था। फिर था टांड या तान कर। टांड या तान कर क्या होता था, हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। जितने भी उस टाइम पे हिंदू और भोटिया बुनकर होते थे उनसे लिया जाता था टांड कर या तान कर। फिर एक और होता था जिसका नाम था तिमारी। तिमारी क्या होता था, सैनिकों को दिया गया वेतन, जिसके तहत फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन होता था बेसिकली, जिसके अंतर्गत जो फौजदार होता था इसको 4 आना और जो सूबेदार होता था इसको 2 आना देने पड़ते थे। ठीक है, तो ये तिमारी कर इसको कहते थे। फिर होता था सलामी कर। सलामी कर क्या होता था, एक प्रकार का नजराना होता था बेसिकली। ठीक है, नजराना होता था एक प्रकार का, जिसको सलामी कर कहते थे। फिर है मिझारी कर। मिझारी कर क्या होता था, बेसिकली जो शिल्पकार और जगरिया ब्राह्मण होते थे इनसे लिया जाता था। ठीक है, शिल्पकारों से और जगरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कहलाता था मिझारी कर। फिर एक होता था मौकर। मौकर क्या होता था, प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपये कर, इसे चंदू ने भी लगाया था। ठीक है, ये जो होता था प्रत्येक परिवार से 2 रुपये के रूप में लिया जाता था। और ये वाला जो कर था मौकर, मौकर चंदू ने भी लगाया था। ठीक है, जिसे घरही पिछही भी कहते थे। इसी कर को क्या कहते थे, घरही पिछही भी कहते थे। इसके बाद देखिए जो अगला कर है ये था हमारा सायर कर। कौन सा कर था, सायर कर, जो सीमा व चुंगी कर के रूप में लिया जाता था। फिर एक होता था मरों कर। मरों कर क्या होता था, पुत्रहीन व्यक्ति से। अब देखिए, किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है, किसी व्यक्ति का लड़का नहीं है, तो उस व्यक्ति से लिया जाता था मरों कर। ठीक है, मरों कर लिया जाता था। एक होता था घी कर। घी कर क्या होता था, दुधारू पशुओं पर लगता था। ठीक है, जितने भी लोगों के दुधारू पशु होते थे जो दूध देते थे उन पर लगाया जाने वाला कर था घी कर। एक होता था रहता कर। रहता होता था गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर। अब देखिए, आपको पता होगा जो गोरखा लोग थे इतने क्रूर शासक थे, क्रूर उनकी जो नीति थी, उनका शासन जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। तो लोग क्या करते थे, मौका पाती अपना गांव छोड़कर भाग जाते थे। तो इन्हीं लोगों पर लगाया जाने वाला कर था रहता कर। अगर वो लोग कभी वापस आ गए या पकड़े गए तो उन लोगों पर रहता कर लगा दिया जाता था। फिर एक होता था बहता कर। बहता कर क्या होता था,
छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला कर। अब किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो अपनी संपत्ति को क्या कर देता था, छिपा देता था, ताकि कोई भी मतलब जो भी गोरखा शासक होते थे वो उनसे चोरी ना कर ले, उनसे छीन ना ले। तो इसीलिए वो अपनी संपत्ति को छुपा देते थे, जिसी पर अगर उस संपत्ति का पता लगने पर उस छिपाई गई संपत्ति पर जो लगने वाला कर था उसको कहते थे बहता कर। ठीक है। फिर होता था गोबर व पुछिया कर। ठीक है, गोबर व पुछिया कर क्या होता था, ये गोरखा कालीन था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस ये इतना पता होना चाहिए, गोबर व पुछिया कर ये गोरखाओं के टाइम पर था। ठीक है। फिर एक होता था दोनिया कर। दोनिया कर क्या होता था, मेवाती और हेड़ी भाबर में पहाड़ी पशुचारकों पर लगाया जाने वाला, मतलब उनसे वसूला जाता था। जो मेवाती और हेड़ी भाबर में जो पहाड़ी पशुचारक होते थे उन पर लगाया जाने वाला कर, उन पर वसूला जाने वाला कर होता था। ठीक है। एक होता था अधनी दफ्तरी। अधनी दफ्तरी क्या होता था, यह कर राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। अब उस टाइम पे जो खस जमींदार होते थे उनसे लिया जाने वाला कर था अधनी दफ्तरी कर। ठीक है। एक होता था दस्तूर। दस्तूर क्या होता था, गांव के प्रधान यानी थोकदार के अधीन होते थे जिन्हें दस्तूर देना पड़ता था। जो भी गाँव के प्रधान होते थे वो किसके अंतर्गत होते थे, थोकदारों के अंतर्गत होते थे, और ये गाँव के प्रधानों को थोकदारों को देना पड़ता था दस्तूर कर। ठीक है, इसको दस्तूर कहते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार बनता है। ठीक है। फिर एक होता था मनोचौल। मनोचौल क्या होता था, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। ठीक है, जो भी सेवा है, कोई भी सेवा देने के बदले भूमि दिया जाता था, इसी को मनोचौल कर कहते थे। अब इनके कुछ अन्य कर थे, इनके बारे में देखते हैं। तो एक होता था कल्याण धन, केरू, बख्शिश, ऊपरी रकम, ये सारे अन्य कर हुआ करते थे गोरखाकालीन। ठीक है। अब देखिए, गोरखा ने कर वसूलने के लिए नियम बनाए थे जिन्हें बली कहते थे। अब जो गोरखाओं के जो कर वसूलने के नियम थे इन्हें क्या कहा जाता था, बली कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए, कुछ गोरखा शासन के सेना नायक हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, गोरखाकालीन जो सेना नायक हैं इनमें से एक मुख्य रूप से आता है अमर सिंह थापा का नाम। ठीक है। अब अमर सिंह थापा कौन था, अमर सिंह थापा बेसिकली नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी था। ठीक है, जो उस टाइम पे नेपाल दरबार हुआ करता था वहाँ का प्रमुख पदाधिकारी हुआ करता था अमर सिंह थापा। इसके अधीन हस्तिदल चौतरिया और गढ़वाल सेनापति रणधीर सिंह बशन्यात था। ठीक है। इसके अधीन कौन कौन हुआ करते थे अमर सिंह थापा के अंतर्गत, ये हुआ करते थे हस्तिदल चौतरिया और गढ़वाल का एक सेनापति था रणधीर सिंह बशन्यात। ठीक है, ये दोनों इसी के अधीन थे। फिर जो अगला नाम आता है रणजोर सिंह थापा। ठीक है, अगला नाम किसका है, रणजोर सिंह थापा। बेसिकली मौलाराम ने इसको दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। अब एग्जाम में बनेगा दानवीर कर्ण की उपाधि किस व्यक्ति को मिली थी, तो ये मिली थी रणजोर सिंह थापा को। किसने दी थी अगर पूछता है तो ये दी थी मौलाराम। अब मौलाराम को आपने पढ़ा था गढ़वाल राजवंश में, ये काफ़ी क्या थे, बड़े चित्रकार हुआ करते थे। अब देखिए, जो रणजोर सिंह थापा थे ये बेसिकली अमर सिंह थापा के ही पुत्र थे, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी ना, अमर सिंह थापा इसी का पुत्र था रणजोर सिंह थापा। यह कलाविदों एवं विद्वानों का अत्यधिक सम्मान करता था। ये क्या करता था, कलाविदों एवं विद्वानों का अत्यधिक सम्मान करता था, जिसी कारण मौलाराम ने उसको क्या दिया था, दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। ठीक है। इसके बाद जो अगला नाम आता है यह आता है हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया ये काफ़ी फेमस था क्योंकि ये बहुत बड़ा वो होता है, सेनापति होता है गोरखाओं का। ठीक है, उस टाइम पर तो जो हस्तिदल चौतरिया था कृषकों के प्रति उद्धार था। ये कैसा व्यक्ति था, कृषकों के प्रति उद्धार व्यक्ति था। इसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र हुआ करता था। अब एग्जाम में बनता है किसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र हुआ करता था, तो ये हुआ करता था हस्तिदल चौतरिया के टाइम पीरियड पर। ठीक है। भैरव सिंह थापा। अब भैरव सिंह थापा कौन थे, ये था अब देखिए इसका पहले टाइम पीरियड देखते हैं। 1808 ईस्वी से लेकर 1811 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है उत्तराखंड पर। ठीक है। अब जो भैरव सिंह थापा था इसने नेपाल शासक द्वारा मौलाराम को मिली सनद एवं जागीरों को छीन लिया था। ठीक है। नेपाल शासक द्वारा जो मौलाराम को मिली सनद थी और जागीरें थी, इनको किसने छीन लिया था, भैरव सिंह थापा ने छीन लिया था। ठीक है। अब देखिए 1815 ईस्वी में क्या होता है, कैप्टन हियरसे ने गोरखाली अफसरों के बारे में लिखा था। अब जो कैप्टन हियरसे थे ब्रिटिश शासकों के जो कैप्टन हुआ करते थे, कैप्टन हियरसे, इन्होंने गोरखाली अफसर जो गोरखा अफसर होते थे इनके बारे में लिखा था कि ये लोग चंचल होते थे, दगाबाज यानी विश्वासघाती होते थे, अत्यंत लालची एवं क्रूर होते थे। तो ये चीज़ें किसने लिखी है गोरखाओं के बारे में, ये लिखी है कैप्टन हियरसे ने। कब लिखी है, 1815 ईस्वी में लिखी है। क्या ये लोग कैसे होते थे, चंचल होते थे, धोखेबाज होते थे, दगाबाज, विश्वासघाती होते थे, अत्यंत लालची होते थे और क्रूर होते थे। ठीक है।
तो ये चीज़ें थी। अब इसके बाद जो अगला आता है हमारा ब्रिटिश शासन प्रशासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन प्रशासन आता है। इसमें ब्रिटिश शासन प्रशासन के टाइम पीरियड पर अब देखिए 1815 ईस्वी में यहाँ पर गोरखा लोग जब संगोली की संधि के पश्चात वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर कुमाऊं गढ़वाल पर किसका अधिकार हो जाता है, ये हो जाता है ब्रिटिशों का, ठीक है, ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है। लेकिन सुदर्शन शाह नामक जो व्यक्ति था, ये गढ़वाल आपने परमार वंश पढ़ा, उन्हीं का जो वंशज था सुदर्शन शाह, ये क्या करता है, टिहरी गढ़वाल राज्य में टिहरी रियासत की स्थापना करता है। अब पूरे उत्तराखंड में सिर्फ टिहरी को छोड़कर सारे जितने भी राज्य थे, जितने भी प्रदेश थे, वहां पर किनका शासन हो गया था, ब्रिटिशों का। लेकिन जो टिहरी रियासत थी, टिहरी राज्य था, यहाँ पर टिहरी रियासत का निर्माण करता है सुदर्शन शाह। कब करता है, 1815 ईस्वी में, ठीक है। अब 1815 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक ये टिहरी रियासत रहती है। यहाँ पर कई अनेक शासक आते हैं, ठीक है, जिनमें से पहला था सुदर्शन शाह जो 1815 से लेकर 1859 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है, ठीक है, टिहरी रियासत पर। इसके बाद आते हैं भवानी शाह जो 1859 से लेकर 1871 ईस्वी तक रहते हैं। फिर प्रताप शाह आता है 1871 से 1886 तक। फिर कीर्ति शाह आता है 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक। फिर इसके बाद नरेंद्र शाह आते हैं जो 1913 से 1946 तक रहते हैं। फिर मानवेंद्र शाह आते हैं, ये 1946 से 1950 तक रहते हैं, ठीक है। तो टिहरी रियासत में टोटल 6 राजाओं ने शासन किया था, ठीक है। कितने राजा हुए, 6 राजाओं ने शासन किया था। अब यहाँ पर तो टिहरी रियासत चल रही थी, बाकी जो उत्तराखंड का पूरा प्रदेश था, यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था ब्रिटिश प्रशासन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा राज्य है टिहरी रियासत, ठीक है, टिहरी राज्य है, ये टिहरी रियासत है। अब ये यहाँ पर एक अलकनंदा जो नदी बहती है, अलकनंदा नदी से ऊपर वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, ये टिहरी रियासत थी। और यहाँ का जो ये पूरा क्षेत्र था, ये ब्रिटिश गढ़वाल या कुमाऊं कमिश्नरी इसको कहा जाता था, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी इसको कहा जाता था। ये अलकनंदा नदी है जो, ठीक है, इसके इधर साइड वाला एरिया, ये पूरा ब्रिटिशों के अधीन था। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी को पढ़ेंगे, ब्रिटिश प्रशासन को पढ़ेंगे कि यहाँ पर कितने कमिश्नर आते हैं और कितने कमिश्नरों ने क्या क्या चीज़ें करी थी, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा कुमाऊं कमिश्नरी और ये जो ब्रिटिश प्रशासन है ये खत्म होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे टिहरी रियासत। टिहरी रियासत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टिहरी रियासत में जो 6 राजा हुए थे, 6 के 6 राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनके जितने भी कार्य थे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा मध्यकालीन भारत मतलब सॉरी जो हमारा प्राचीन उत्तराखंड और मध्यकालीन उत्तराखंड है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा उसके बाद 19 वाला जो दौर आएगा, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन आएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में उसके बाद हमारा जैसे भारत स्वतंत्र होता है, फिर इसको उत्तराखंड को मतलब क्या कर देते हैं, उत्तराखंड पहले से ही यूपी में होता है, ठीक है। तो अब बाद में यहाँ पर क्या होने लगता है, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अलग राज्य बनाने के लिए यहाँ पर मांगें उठने लगती है कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो होप करता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।